हर पार्टी अपना दावा करेगी, हर पार्टी ताल ठोकेगी, लेकिन मेन बात यह है इस चुनाव में, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर यह चुनाव लड़ रही है। पहला चुनाव है जो कि विधानसभा का चुनाव इतने बड़े स्केल पर किसी मुख्य सीएम को कैंडिडेट नहीं बनाया गया है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो वहाँ फेस नहीं बनाया गया, चाहे रमन सिंह छत्तीसगढ़ में उनको फेस नहीं बनाया गया है, चाहे वसुंधरा राजे हो राजस्थान में उनको फेस नहीं बनाया गया है। फेस प्रधानमंत्री मोदी हैं। और ठीक है, लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव है, इसलिए इम्पॉर्टेंट बीजेपी के लिए भी उतना ही है और कांग्रेस के लिए भी उतना ही चुनाव इंपॉर्टेंट है, इंडिया गठबंधन के लिए खास तौर पे, क्योंकि इसका एक मैसेज जाएगा। तो इस वजह से दावा किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हम अपने सामाजिक न्याय के जो स्कीम है उसको कंटिन्यू करेंगे उसके जरिए, और अपनी गारंटी जो हम दे रहे हैं लगातार, तमाम तरह की गारंटी, चाहे महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने का हो, चाहे बेरोजगारों को पैसा देने का मामला हो कर्नाटक में, चाहे तमाम सारे जो गारंटीज आप दे रहे हैं उसको किस तरह से आप लागू कर लेंगे। कर्नाटका में इस बात की परीक्षा हो जाएगी लोकसभा चुनाव में, चाहे तमाम राज्यों में, कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी दी थी उसका क्या असर रहा, क्योंकि समय लग जाएगा, लगभग 1 साल के बाद विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव होगा। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने उस गारंटी को जमीन पर उतारा है और जनता को ये गारंटी भाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी करप्शन की गारंटी है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जनता किस तरह से इन बातों को लेती है इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए थे, याद कीजिए, कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात की थी, किसानों के कर्ज माफी की बात राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान, तीनों जगह की थी, और उसका उनको फायदा भी हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये फायदा नहीं हुआ। तो क्या जो गारंटी आप ऐलान करते हैं और उसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिलता है, उसका लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन गारंटी की कोई गारंटी लोकसभा चुनाव तक के लिए नहीं है। बावजूद इसके दोनों ही पक्षों की तरफ से जोरदार दावे किए जाएंगे, जोरदार प्रचार किया जाएगा और सारी कोशिश किया जाएगा। बीजेपी के लिए भी ये स्टेक पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और 3 राज्य सीधा कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तेलंगाना में हालांकि प्रसाद भूसेकर बता रहे हैं कि बीजेपी का बहुत ज्यादा दाव पे नहीं है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि कांग्रेस 4 राज्यों में सीधी लड़ाई में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में। और बीजेपी के लिए इसलिए बड़ा चुनाव है क्योंकि प्रसाद भी हमारे साथ हैं। तो प्रसाद का चूंकि आपने जिक्र कर ही दिया है तो उनकी तरफ हम चलते हैं। प्रसाद, ये तो कहा जा रहा है कि ठीक है, बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन जमीनी समीकरण ये बताते हैं कि बीजेपी के लिए वो स्थिति है नहीं। लेकिन खेल किसका बिगाड़ेगी, या लोकसभा के लिए तैयारी यहां से पिच तैयार करने की कोशिश बीजेपी की रहेगी? देखिए, 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तेलंगाना में, बीजेपी केवल 1 ही सीट जीती थी। हालांकि उसके बाद 2 बाई इलेक्शंस हुए, उसमें उन्होंने जीत हासिल जरूर की थी, लेकिन जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग थे। तो अभी इस वक्त बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलए हैं, और पिछले दिनों यहाँ के जो अध्यक्ष थे बीजेपी के बंडी संजय, उनको निकाल करके फिर से केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को यहाँ पर लाया गया। तो जिस प्रकार से हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, जो नेता है टिकट के लिए, कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने एक रिसेप्शन में अपना एक छोटा सा दफ्तर खोला था, जहाँ पे आवेदन उन्होंने मंगाए थे टिकट के लिए। तो खासा उत्साह वहाँ पर देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे को दिखा करके ही यहाँ पर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो केंद्र के लोग हैं बीजेपी में, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, जरूर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है खेल यहाँ पर किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से स्ट्रांग बीआरएस है और उसी प्रकार से जो स्ट्रांग कांग्रेस है, बीजेपी का अभी तक वो जो है दम देखने को नहीं मिल रहा है। जी, और शशि मोहन का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस बार राजस्थान के सियासी समीकरण भी काफी दिलचस्प हैं। शशि, आप बताइए कि वहां पर राजस्थान में इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, राजस्थान में मुद्दे अलग अलग हैं। बीजेपी के मुद्दे अलग हैं, कांग्रेस के मुद्दे अलग हैं। कांग्रेस पार्टी अपना काम गिनाना चाहती है। सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का है, जिसको लेकर केंद्र को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, सीएम अशोक गहलोत ने की है। उनका कहना है कि देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने पिछले दिनों दिल्ली में प्रदर्शन किया इस बात को लेकर के। लेकिन बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, किसान कर्ज माफी का मुद्दा है और रेवड़ियां बांटने का मुद्दा बीजेपी कह रही है। लेकिन देखना यह होगा कि जनता को जो सहूलियत मिल रही है, क्या वो वाकई रेवड़ी है? क्या जनता भी बीजेपी की सोच के साथ ये मानेगी कि ये रेवड़ियां बांटने की बात है और ये रेवड़ियां नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए तो किस रूप में होनी चाहिए? और क्या इससे पहले बीजेपी ने ऐसी कोई पहल नहीं की? मुद्दा ईआरसीपी का रहेगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बीजेपी की सरकार के समय शुरू हुआ, अशोक गहलोत सरकार अब उसको मुद्दा बना रही है। 13 जिलों का ये मुद्दा है और तकरीबन 85 विधानसभा सीट, जो जी मतलब
40% से ज़्यादा सीट के ऊपर ये मुद्दा प्रभावी है। और पूर्वी राजस्थान की आप देखेंगे तो भरतपुर संभाग के जो ज़िले हैं वहाँ पर 50 सीट हैं और उनमें से 1 सीट बीजेपी को मिली है, बाकी सब जगह बीजेपी पीछे रही। तो उस पूर्वी राजस्थान पर भी कांग्रेस का फोकस पूरा रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात कर लें तो रिफाइनरी का मुद्दा रहेगा, वागड़ की बात कर लें दक्षिणी राजस्थान की तो आदिवासियों का मुद्दा रहेगा, और उत्तरी राजस्थान का बात कर लें तो दोनों पार्टियों का मुद्दा जातिवाद और जातिगत आधार पर रहेगा। इस बीच राजस्थान सरकार ने जातिगत सर्वे का भी ऐलान कर दिया। जिस तरह सर्वे बिहार में हुआ उसी तरह जातिगत सर्वे की घोषणा 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने की है। तो क्या दूसरी जो जातियां, अगर कांग्रेस बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाती तो क्या कांग्रेस को ध्रुवीकरण का तोड़ जातिवाद में या जातिगत सर्वे में दिख रहा है, और उन जातियों को जोड़ सकेंगे कि आपकी जितनी जनसंख्या है उतना अधिकार आपको मिलेगा, ये सवाल है। और 1/6 यानी छठा हिस्सा है वोटर्स का और सीटों का, ये भारत निर्वाचन आयोग ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो आगे लोकसभा चुनाव में इसका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। बिल्कुल असर जाहिर बात है पड़ेगा। और हमारे साथ रूपेश भी है। रूपेश, अगर छत्तीसगढ़ के समीकरण की बात करें, जो चुनाव 2018 का हुआ और जिस तरह से भूपेश बघेल को उनकी पार्टी को बहुमत जनता ने दिया है, हालांकि वो रिफ्लेक्ट 2019 के लोकसभा में नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद जितने समीकरण वहां पर बदले हैं, नेताओं की अदला बदली हुई, इधर से उधर गए, विशेष रूप से बस्तर संभाग में, क्या आपको लगता है कि इस बार वो करिश्मा दोहराएंगे या मुश्किल थोड़ी बहुत भूपेश बघेल के लिए होगी? देखिए, जो राजनीति का सामान्य सा समीकरण है वो कहता है कि पीक के बाद आपको नीचे आना होता है। तो ज़्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि कांग्रेस को अभी दिखता है कि बढ़त है, लेकिन वो बढ़त इतनी बड़ी नहीं होगी जैसे 2018 में थी, क्योंकि 2018 में एक रमन सरकार की विदाई के खिलाफ माहौल बना था कि बदलना है। वो परिस्थितियां इस बार कितनी हैं, क्योंकि वही नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ताकत के साथ लड़ रही है, क्योंकि उस समय 3 चुनाव में लगातार रमन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है उन्हीं के चेहरे के साथ। लेकिन ये पहला चुनाव होगा जब रमन सिंह की भूमिका उस तरह से केंद्रीय भूमिका में वो नजर नहीं आएंगे। तो बड़ा सवाल तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो वर्कर्स की जो अपेक्षाएं थी वो बहुत ज़्यादा थी। उन अपेक्षाओं पर कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 5 साल में कितनी खड़ी हुई है। इसके अलावा जो बार बार बात आती है कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है, टीएस सिंहदेव के कई बयान ऐसे होते हैं जो सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं, वो एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल के चेहरे और 5 साल के जो स्कीम्स हैं उनकी, जैसा रवि जिक्र कर रहे थे कि गारंटी, तो तमाम जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में दी थी उनको जो पूरा करने का दावा किया है, उसी के जरिए कांग्रेस पार्टी जाएगी। अलग अलग न्याय स्कीम्स लागू की, यहाँ पे किसानों के लिए किसान न्याय स्कीम, भूमिहीन मजदूरों के लिए भूमिहीन मजदूर, और अब आवास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश कर रही थी, तो आवास के पैसे भी भूपेश बघेल ने डाल दिए हैं। तो जाहिर तौर पे जो पैसे डायरेक्ट बेनिफिट का जो फायदा लोगों को पहुंचाया है, उसी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इसी को काउंटर कर रही है। हालांकि पहले धर्मांतरण उसके लिए बड़ा मसला था, उसके लिए ध्रुवीकरण को लेकर के उस पर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगे, लेकिन बाद में पार्टी ने अपना और सुधार किया जो उनकी स्ट्रैटेजी है, और उसमें धान के मसले पर सरकार को यह कहकर घेरने की कोशिश की कि जो पैसा है वो सेंटर से आता है। वरना 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब ही नहीं था कि भूपेश बघेल किसानों के लिए इतना कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रही है। रमन सिंह जैसे ही आज अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके महिलाओं से अपील की। महिलाओं की अपील में एक संदेश छिपा हुआ है कि चूंकि महिलाएं ये डिमांड करती हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो कंसीडर वही है, क्योंकि 57 सीटें ऐसी हैं जहां पे महिला वोटर्स की जो संख्या है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस चुनाव में प्ले करने जा रही हैं, और इसी के मद्देनज़र वो सीधे सीधे महिलाओं से अपील कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात भी देखनी होगी कि जो चेहरे की लड़ाई है, भारतीय राजनीति चेहरे की लड़ाई पर आखिरकार आकर के टिक जाती है, तो भूपेश बघेल के टक्कर का भारतीय जनता पार्टी में अब कोई चेहरा नहीं है। रमन सिंह जरूर थे, लेकिन पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इनको साइडलाइन किया है, जिस तरह से किनारे पर रखा है, अब चेहरा नहीं है, सिर्फ कमल का निशान है, प्रधानमंत्री का चेहरा है। तो जाहिर तौर पे साख वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और यहाँ से साख भूपेश बघेल की। जी, एक बार हम फिर से मिजोरम का भी रुख कर लेते हैं। समित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समित, मिजोरम का भी चुनावी समीकरण इस बार का आप समझाइए, क्योंकि 40 सीटों वाली विधानसभा में
अगर हम 2018 की बात करें तो मिजो नेशनल फ्रंट 37.8% वोट शेयर रहा था, 26 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की थी, बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी किस तरह से अब रणनीति बनाएगी मिजोरम में अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए? देखिए, केंद्र में एनडीए के साथ है एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट, जो यहाँ पे सरकार जिसकी है, और इधर नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस है नेडा, जिसका कन्वीनर है हिमांता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। इनके साथ नेडा के साथ में भी एमएनएफ है। अभी 2018 का जो इक्वेशन था उसके बाद से इक्वेशन चेंज हुआ। अभी हो सकता है, जो खबर मिल रही है, कि बीजेपी के साथ एमएनएफ का एक सीटों की एक समझौता हो सकती है, जबकि बीजेपी यहाँ पर सिर्फ 1 सीट ही मिली थी। और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद एनडीए का सरकार मिजोरम में पहले बार बना 2018 में, एनडीए के सपोर्ट से, बीजेपी के सपोर्ट से। 1 सीट ही था बीजेपी का, एनडीए और एनडीए के घटक दल बीजेपी और एमएनएफ। इसके बाद से लगातार केंद्र की जो विकास परियोजना है, क्योंकि ट्राइबल स्टेट है मिजोरम, तो केंद्र के विकास जो परियोजना है उस पर खास असर देखने को मिल रहा है। तो इन सब विकास के मुद्दे पर जहाँ पर जो अभी एमएनएफ है, वो जहां पर विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि मणिपुर में जब कुकी और मैते के बीच में जब झड़प हो रही थी, जो हिंसा अभी भी लगातार चल रही है, तो कुकी समुदाय के पक्ष में एमएनएफ के जो लीडर है और राज्य के मुख्यमंत्री जोरामथंगा, ये एकदम खुले तौर पर वो सामने आए हैं और वो मीडिएट कर रहे हैं कैसे केंद्रीय सरकार के साथ लियाजो किया जाए, कैसे बात किया जाए। इसका एक अहम मुद्दा है कि जैसे मैं बता रहा था कि करीब 50,000 से भी ज़्यादा कुकी समुदाय के लोग, चीन कुकी समुदाय के लोग म्यांमार और बांग्लादेश से पिछले 1.5 साल में मिजोरम में आ चुके हैं। और इनके खिलाफ जब एक्शन लेने की बात किया जा रहा है, एक्शन मतलब इनको भगाने के लिए नहीं, राज्य सरकार कह रही है, जोरामथंगा की पार्टी कह रही है कि मानवीयता के तौर पर इनको रखा जाए। लेकिन केंद्र की तरफ से जब बायोमेट्रिक कराने के लिए बताया जा रहा है, जो मणिपुर में शुरू हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर मिजोरम में चीन कुकी कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी है। तो बहुसंख्यक लोगों की जो वोट वो अपने पक्ष में रखने के लिए जोरामथंगा का ये एक रणनीति है, जबकि उनके खिलाफ जो विरोधी दल है वो उनके पास ज्यादा सीट जबकि नहीं है, लेकिन उनका ये विकास का मुद्दे पर ही वो उनके विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विकास सही से नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस ऐलान के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, उसी में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनका क्या कहना है ये सुनाते हैं आपको। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ है। सर, तारीखों का ऐलान हो गया है, 23 नवंबर को राजस्थान में पोलिंग है। पिछली बार की तिथि से तुलना करें तो इस बार चुनाव थोड़ी जल्दी हो रहे हैं, कैसे देखते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा या तैयारी? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हम तैयार हैं। 5 साल से जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं तो वो सभी को तैयार रहना चाहिए, और हम भी तैयार हैं। और हमने अच्छा काम किया है, हमारी योजनाएं अच्छी हैं, हमने जो गारंटियाँ दी हैं उससे लोग बहुत प्रभावित हैं, लाभान्वित भी हो रहे हैं। कोरोना में जो हमने काम किया था, वो जो भीलवाड़ा मॉडल था, हमारे देश और दुनिया में WHO तक उसकी प्रशंसा हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे संगठन और सत्ता में एकजुटता है, हम सब लीडर एकजुट हैं, तो हम जीतेंगे चुनाव। और लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार सरकार को रिपीट करनी है। जब सरकार बदल जाती है तो फिर काफ़ी बड़ा नुकसान होते हैं, चाहे वो रिफाइनरी को लेकर के नुकसान हुआ हो या दूसरे प्रोजेक्टों को लेकर के हुआ हो। तो लोगों ने अब की बार मन बना लिया, और बीजेपी ने कोई काम भी नहीं किया। वहाँ प्रतिपक्ष की भूमिका, वो केवल मोदी जी के चेहरे के ऊपर चुनाव जीत करके जाने वाले लोग उसी भरोसे बैठे थे। उनको पता नहीं अब मोदी जी का चेहरा फीका पड़ गया, और अब रोजाना मोदी जी को कैसे मानेंगे लोग, आप बताइए। कि जब मोदी जी के श्रीमुख से कई भी बात ERCP राष्ट्रीय परियोजना नहीं लागू हो रही है, तो फिर लोग मानेंगे कैसे? राजस्थान के लोग तो इस बात को नहीं मानेंगे। और जो मुद्दे उन्होंने बेरोजगारी की, महंगाई कम करने के, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के, जो विदेश नीति ठीक करने के, सब बातें की थी, वो जब जुमले साबित हो गए। और एक बार फिर से हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे, अलग अलग शहरों से जी मीडिया संवाददाता जुड़े हैं और एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान हम रुख करेंगे। जिस तरह से अभी हमने ये बयान सुना, उन्होंने कहा कि अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो कई तरह का नुकसान होता है। शशि, क्या जनता इस बात को भलीभांति समझती है? जनता का मूड वहां पर क्या नजर आ रहा है? देखिए, पिछले 25 सालों की देखें तो 25 साल में तो जनता बदलाव की बात करती आई है, लेकिन अब की बार पार्टियां अलग अलग तरीके से बात कर रही हैं। कांग्रेस कहती है कि
अब की बार सरकार नहीं बदलेगी, अब की बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा, जबकि बीजेपी यही कह रही है कि राज बदलेगा। Zee News.